हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदग्ध सर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक और टाइप्स ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट, ये पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आज के बारे में कि मैं आप लोगों के लिए 11th 12th की इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी की सीरीज लेना चाहता हूं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके लिए बच्चों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में। इसमें हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में हम ये सीख सकते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कमर्शियल बैंक का जो डिफिनीशन है जो कि एग्जाम में आता है उसमें ये आता है कि आरबीआई एक्ट 1934 सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड बैंक है। मतलब ये कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें जो भी सेकेंड शेड्यूल में बैंक लिस्टेड होती हैं वो सारी हमारी कमर्शियल बैंक कहलाती है और शेड्यूल बैंक कहलाती है। अब यहाँ हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक कैसे होता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। अब हम प्राइमरी फंक्शन में देख सकते हैं एक्सेप्ट ऑल डिपॉजिट, ग्रांट्स, लोन एंड एडवांस एंड थर्ड क्रेडिट क्रिएशन। तो यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल डिपॉजिट मतलब क्या हुआ कि बैंक किस हिसाब से हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए बैंक क्या करती है, हमारे अकाउंट्स खोलती है। अब यहाँ पर आ गया आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो यही हम जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब हम देखते हैं सेविंग बैंक अकाउंट किसे कहेंगे, इसमें करंट, रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसे कहेंगे। तो सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी सैलरीड पर्सन के अकाउंट होते हैं, जैसे हमारे आपके या हम आप किसी प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे अकाउंट खोले जाते हैं नॉर्मल पब्लिक के, वो कहलाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इस पर क्या मिलता है, हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सबसे पहले सैलरीड पर्सन अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो 4%, 4% डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक। मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है उसमें 4% डिसाइडेड होते हैं इंडिविजुअल बैंक द्वारा ऑन द डेली बेसिस एवरेज मेंटेन। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेली एवरेज मेंटेन क्या होता है, डेली मेंटेन ये होता है कि आपका अगर मान के चलिए एग्जांपल के थ्रू कि 50,000 जमा है, क्या होता है आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो। ठीक है, अगले दिन ट्रांजैक्शन कर लिए, कम हो गया। ठीक है, फिर आप फिर ज़्यादा जमा करा देते हो तो 50 से ज़्यादा हो गया, फिर आप निकालते हो। इस तरह क्या होता है आपका बढ़ता घटता रहता है। तो बैंक क्या करती है, ऑन द डेली बेसिस जो एवरेज मेंटेन होता है ना, उस हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगा के 4% देती है। ये नहीं कि आपका 50,000 है, हाँ 50,000 आप मेंटेन करके रखोगे तो वो डेली बेसिस हो जाएगा आपका। तो इस तरह यहाँ पर 4% आपका डिसाइडेड बाई इंडिविजुअली बैंक ऑन द डेली बेसिस एवरेज होता है। ठीक है, अब इसी तरह करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट स्टूडेंट सब बिजनेसमैन अकाउंट कहलाते हैं। इसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो करंट अकाउंट है वो किस टाइप का है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे देगा सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन एंड अदर। ठीक है, तो बिजनेसमैन अकाउंट में इंटरेस्ट 0 मिलता है। क्यों इसलिए क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, ना पैसे डालने की लिमिट है ना पैसे निकालने की लिमिट है। आप पूछोगे कैसे, ऐसे समझ लीजिए अगर आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको क्या आप एटीएम से निकाल सकते हो, सेविंग बैंक के एटीएम से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें डिसाइड होता है 40,000 आप एक दिन में निकाल सकते हो मैक्सिमम एटीएम से। ठीक है, 4 लाख रुपए कभी कभी सैलरी पर्सन जो होता है या जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है वो निकाल के देते भी नहीं, वो बोलते हैं सर केवल आपको 2 लाख मिलेगा। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी कोई भी बात नहीं होती। करंट अकाउंट में आप जितना भी डालो और जितनी लिमिट के हिसाब से निकालो, इसीलिए इसमें आपको इंटरेस्ट 0 मिलता। पता चला आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने तुरंत गए 10 लाख रुपए निकाल ली तो कोई बचा ही नहीं अमाउंट, तो वो क्या होगा 0। ठीक है, इसीलिए इसमें 0 मिलता। इसमें मिलता फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इस बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। क्या बोलते हैं हिंदी में, बैंक अधिविकर्ष। ये क्या होता है, ये वो होता है स्टूडेंट जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे कि हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख है, हमने चेक से किसी को 5 लाख है, बैंक से किसी को 7 लाख लिख दिया। ठीक है, तो हमारे बैंक में है नहीं, है था बैंक, तो वो क्या होती है, वो क्या होती है, वो डिसऑनर नहीं होती। मतलब वो जो चेक होती है आपकी क्या नहीं होगी, वो फेल नहीं होगी, वहाँ पर वो 5-7 लाख रुपए दे दिया जाता। तो ये जो फैसिलिटी मिली, मतलब आपके बैंक में कम पैसा था लेकिन आपने ज़्यादा किसी को देना चाहा तो बैंक क्या करती है, वो आपको एक्स्ट्रा पैसा उसको दे देती है, आपके चेक को फेल नहीं करती। तो वो जो फैसिलिटी होती है वो होती है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब आपकी क्रेडिट अच्छी है मार्केट में, मतलब आपकी गुडविल अच्छी है। मतलब ये आपका पूरी तरीके से डिपेंड करता है रेटिंग एजेंसी, जो भी रेटिंग एजेंसी
जैसे कृषि हो गया, सिविल हो गया, आपकी जो एजेंसी जो आपकी रेटिंग बनाती है, अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, मतलब आप समय पर पैसा दे देते हो, करंट अकाउंट में जमा कर तो ले रहे हो, उसके आधार पर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। थर्ड आपका हमारा आ गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन टाइम तक जमा होता है और एक ही बार निकाल के इस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब मीन्स ये हुआ कि आप जैसे आप समझ लीजिए कोई दुकानदार हो गया, ठीक है, कोई पेडलर्स हो गया, कोई हॉकर्स हो गया, मतलब ये जो डेली अर्नर वाले होते हैं, जो डेली कमा रहे हैं, ठीक है, तभी इनका क्या होता है, इनके सेविंग को बचाने के लिए स्पेशल आरडी अकाउंट खोला गया। मतलब इसमें क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड तक, इसमें मिनिमम पीरियड 6 मंथ का होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स का होता है। अब आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने बताया एक दुकानदार वो डेली कमा रहा, तो वो क्या करेगा, डेली अपना जो उसका इनकम आया उसको अपना सेविंग करके वो रखता गया और 1 महीने बाद जितना उसके पास जमा हो गया वो जाके वो आरडी अकाउंट में जमा कर देता है। क्या करता है, मतलब हर दिन की जो कमाई होती है वो 1 मंथ में बचा लेता है और उस मंथ में जाके बैंक में आरडी अकाउंट में जमा करता है। उस पर क्या मिलता है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट के हिसाब से है ज़्यादा मिलता है, तो उसकी सेविंग हो जाती है। इसीलिए इसमें स्पेशल फीचर्स को हम कहते हैं डेवलप रेगुलर सेविंग हैबिट अमॉन्ग द जनरल हैबिट। मतलब आपकी जो बचाने की जो आप जो बचाते हो उसको वो हैबिट क्रिएट करती है। मतलब डेवलप रेगुलर सेविंग आपकी डेली इनकम को क्या करती है, डेली जनरल हैबिट में तब्दील करती है आपकी सेविंग पावर को। ठीक है, इसी तरह फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है, द अकाउंट विच इज ओपन फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बाय डिपॉजिटिंग पार्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब ये समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात कि इसका जो पीरियड होता है एफडी रेंज का वो बिटवीन 15 डेज टू 10 ईयर्स होता है। अब इसमें समझना, जैसे आपके पास हाँ एक चीज़ और, आरडी और एफडी आपके सेविंग अकाउंट के में ही खुल जाएंगे। मतलब अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट है तो उसी के अंदर आपको आरडी और एफडी की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके लिए आप स्पेशल किसी बैंक में जाके एफडी अकाउंट आप खुलवाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसी में आप आरडी एफडी खुलवा सकते हो। अब आप समझना, एफडी जैसे मैंने 26,000 या 27,000 रुपये सेविंग बैंक में पड़े, अब मैं सोचता हूँ क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन जो अमाउंट होता है वो सर्टेन पीरियड तक, एक फिक्स पीरियड, सर्टेन नहीं, एक फिक्स पीरियड तक जमा कर देते। वो फिक्स पीरियड यही है, या तो 15 दिन या 10 साल तक, और मैक्सिमम 1,000 और मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम नो लिमिट। मतलब आप 1,000 से शुरू करके आपके जितने भी लाख करोड़ रुपए आपको जमा करना है आप इसके अंदर जमा कर सकते हो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, उस पर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो एफडी अकाउंट है, आप जनरली बैंक जाते हो, अगर बैंक जाते हो तो आप देखते हो कि एक डिजिटल मोड पर चलता रहता है, उस पर एफडी जो रेट चल रहा होता है उस बैंक का वो चलता रहेगा, और आरडी अकाउंट का जो रेट चलता रहेगा वो चलता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, उस रेट जो होता है जितने भी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए लोग एफडी इंटरेस्ट से सबसे ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अब एफडी इस अकाउंट को टोटल मतलब सेविंग, करंट, आरडी, एफडी को जनरली जो है कासा राफा कहा गया है। मतलब कासा राफा याद करने के पर्पज से, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, राफा मतलब रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। तो कासा अकाउंट जो है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। अब डिमांड डिपॉजिट कैसे होता है, इसके लिए आप कह सकते हो कि ये आपके डिमांड, आपने डिमांड किया किसके थ्रू, एटीएम के थ्रू या चेक के थ्रू, तो बैंक की ये लायबिलिटी बनती है कि वो आपको पे करेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं डिमांड पेबल। और राफा मतलब टर्म डिपॉजिट। ठीक है, टर्म डिपॉजिट मतलब एक पीरियड तक, जैसे रिकरिंग सर्टेन पीरियड, ठीक है, एफडी फिक्स पीरियड तक आपको जमा करना पड़ेगा। इस कासा राफा को ही एनडीटीएल बोलते हैं। स्टूडेंट बहुत बैंक में आता है कि एनडीटीएल किसे बोलते हैं। एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड मतलब क्या कहलाएगा, कासा। नेट डिमांड, एनडी मतलब क्या, कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। टीएल मतलब टाइम एंड लायबिलिटी। तो टाइम एंड लायबिलिटी किसकी बनती है, राफा की। राफा मतलब रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट की। इस तरह कासा राफा को ही एनडीटीएल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट। सेकेंड थिंग्स, ग्रांट्स, लोन एंड एडवांस।
क्योंकि बैंक की एक और फंक्शन है कि ग्रांट्स लोन एडवांस, मतलब आपको लोन्स और एडवांस प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट क्या होता है कि सबसे कन्फ्यूजन लोन और एडवांस में रह जाता है। बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि लोन किसे बोलते हैं और एडवांस किसे बोलते हैं, तो हम यहाँ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ग्रांट्स लोन एडवांस, सबसे डिफरेंस आप बेसिक समझ जाइए कि लोन्स और एडवांसेस का डिफरेंस। तो लोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं और एडवांसेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं। मीन्स मतलब जो लेस देन 1 ईयर होगा वो शॉर्ट टर्म होगा और जो मोर देन 1 ईयर होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, मतलब 1 साल से कम के लोन को, मतलब 1 साल से कम को लोन, 1 साल से कम के लोन को हम क्या कहते हैं? एडवांस कहते हैं। 1 साल से ज़्यादा के लोन को हम लोन्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऐसा है जैसे कि एडवांसेज में शॉर्ट टर्म आया लेस देन 1 ईयर, इसे 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक ओवरड्राफ्ट, एक कैश क्रेडिट, मतलब सीसी अकाउंट। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी सीए फर्म में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको सीसी अकाउंट मिलता है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि ये उस सेविंग करंट या एफडी आरडी अकाउंट की तरह नहीं होता है। तो हम यहाँ समझते हैं कि क्या होता है। दोनों जो होते हैं कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, ये बिजनेस पर्पज से होते हैं। किस पर्पज से होते हैं? बिजनेस पर्पज से होते हैं। तो बिजनेस पर्पज में क्या होता है, कैश सीसी अकाउंट में हम एटीएम कैश का यूज करते हैं और इसमें 2 भाग में डिवाइड है। मतलब कैसे लोन मिलेंगे, कैसे डिवाइडेड होंगे, एक मॉर्टगेज, एक प्लेज। अब यहाँ पर मॉर्टगेज प्लेज को हम समझते हैं। मॉर्टगेज को बोलते हैं बंधक और प्लेज को बोलते हैं हिंदी में गिरवी। तो इसमें मेन डिफरेंस जो है वो मॉर्टगेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या? मतलब लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, आपसे किसी बैंक ने क्या किया? मॉर्टगेज लिया, मतलब आपको लोन देने के लिए क्या किया, क्या करेगा? मॉर्टगेज देगा। मतलब आपसे लैंड और बिल्डिंग के कागज ले लेगा। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग के कागज लेने के बाद क्या होगा? आप यूज इट, मतलब आप उसका यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कागज किसके पास जमा है? बैंक के पास जमा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस लोन को चुका दोगे तो आप उसको कागज, वो बैंक आपको क्या कर देगा? वापस कर देगा। दूसरा होता है प्लेज, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है आपने बैंक को दिया, आपने बैंक को दिया, जैसे सिल्वर, गोल्ड, इसके आधार पर जो आपने लोन लिए, मतलब जब आपने सिल्वर और गोल्ड दे दिया तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। तो उसमें कह सकते हैं प्लेज में कि मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या? मॉर्टगेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, और प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गया। ठीक है, जिसका आप यूज नहीं कर सकते हो, डोंट यूज। इस तरीके से हमारा सीसी अकाउंट हो जाता है। ठीक है, सीसी अकाउंट ये स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कंपनी होती है, जो कंपनी हमारी चल रही होती है, उसको हर साल एडवांसेस चाहिए। क्या चाहिए? एडवांसेस चाहिए। किसके किसके रन के लिए? बिजनेस को रन के लिए। कि कोई कंपनी खोला, मान लो कोई भी कंपनी हो, ABCD प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसको हर साल क्या चाहिए होता है? एडवांसेस, बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू जो एडवांसेस मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं? मॉर्टगेज और प्लेज के थ्रू। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है, जो एक अलग चीज़ है, जो कि मैं आपको कभी आने वाले समय में इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट में क्या था? ओडी अकाउंट। ओडी अकाउंट होता है। ठीक है, ये भी गुडविल पर्पज से मिलता है। इसमें ओनली चेक यूज होता है। क्या यूज होता है? एटीएम यूज नहीं होता है, इसमें चेक का यूज किया जाता है। इसी तरह फिर लोन्स, क्या? लोन, जिसमें मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 1 ईयर्स के लिए, और इसमें आप समझ सकते हो जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, कार लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, जो कि 1 साल से अधिक के लिए लोन होता है। मतलब आपकी जो ईएमआई बनती है, ईएमआई मतलब इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो बनती है वो 1 साल से अधिक के लिए होती है। तो इस तरह पर्सनल लोन, अब होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन। इसमें पर्सनल लोन को हम देखते हैं। पर्सनल लोन को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक सिक्योर्ड लोन में, एक अनसिक्योर्ड लोन में। किसमें स्टूडेंट? सिक्योर्ड लोन में, अनसिक्योर्ड। बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि सर सिक्योर्ड लोन किसे बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिर मैंने बताया कि जब आप कॉर्पोरेट सोसाइटी में जाते हो तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की यूज़ होता है। तो वहाँ पर डिफरेंस समझने में बहुत स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है। जब वो प्राइमरी या इनिशियल लेवल पर वहाँ पर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, सर सिक्योर लोन, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो आप जाओगे तो आपको स्वाभाविक बात है वहाँ दिक्कत होगी। तो यहाँ स्टूडेंट सिक्योर लोन उसे बोलते हैं जो बैंक से लिए जाते हैं, जो बैंक से लिए जाते हैं। कैसे बैंक से? कौन से? जैसे कितने भी जो भी कॉमर्शियल बैंक है, ICICI, SBI, PNB, HDFC एक्सेट्रा, जो भी हमारे 12 नेशनलाइज बैंक है, इसके अलावा जितने भी आपके प्राइवेट बैंक हो जाते हैं, फॉरेन बैंक हो जाते हैं, उससे जो लोन लेते हैं उसको बोलते हैं सिक्योर लोन। तब अनसिक्योर्ड लोन किसे बोलते हैं? जैसे आप इन्वेस्टर से लेते हो, आप फ्रेंड से लिए, किसी कंपनी में डायरेक्टर से लिया जाता है, मतलब पर्सन से। जो पर्सन से लोन लिए जाते हैं, सिंपल भाषा में जो पर्सन से लोन लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट और भी बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं टॉपिक पे मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं इस तरीके के कॉमर्स के और बैंक के इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।